नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत यादव आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम विद अनंत यादव में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर किए थे जो कि विजन आईएएस टेस्ट सीरीज़ के थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, तो चलिए देखते हैं इसका कथन। पहला कथन, प्लेट केवल महाद्वीपीय परपटी से निर्मित होती है। पहले कथन में कह रहा है प्लेट केवल महाद्वीपीय परपटी से निर्मित होती है। क्या ये संभव है कि प्लेट केवल महाद्वीपीय परपटी से निर्मित हो? अरे प्लेट महाद्वीपीय भी होती है, महासागरीय भी होती है। तो हमारा ये कथन गलत है। और हमारा दूसरा जो है, भूपर्पटी के नीचे स्थित गर्म द्रवित मेंटल की गति प्लेट संचलन का कारण है। जो हमारा गर्म द्रवित मेंटल होता है, भूपर्पटी हमारी मान लीजिए ये भूपर्पटी है, ऐसे ऐसे, और इसके अंदर नीचे जो ये मेंटल होता है ये द्रवित होता है, तो इसी के ऊपर हमारी ये प्लेटें संचलन करती हैं। मतलब हमारा कथन नंबर 2 सही है, मतलब बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारत के तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तटीय मैदानों के संबंध में कह रहा है, तो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक विस्तृत होते हैं। हाँ होते हैं, क्योंकि आप अगर मैप उठा के देखेंगे तो उसमें पूर्वी तट के जो मैदान होते हैं उनका जो महासागरीय मग्न तट होता है वो थोड़ा विस्तृत होता है पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा, तो ये हमारा सही है। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदानों में पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक प्राकृतिक पत्तन पाए जाएंगे, क्योंकि जो तट है वो हमारा मग्न तट पूर्वी तट पे अधिक होता है, तो पश्चिमी तट पे मग्न तट कम होगा, तो जो पत्तन होंगे वहाँ पे गहराई होगी, तो पत्तन भी वहाँ पे अधिक होगा, तो हमारा दूसरा भी सही है। चलिए इसमें हमारा दोनों सही, मतलब ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला, वर्ष के दौरान दिन और रात की लंबाई में भिन्नता पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा की दीर्घवृत्ताकार प्रकृति के कारण होती है। क्या ये सही है? इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, जिसके कारण वर्ष में दिन और रात में जो अधिकता होती है या कमी होती है उसके कारण होती है। तो यहाँ ये कह रहा है कि दीर्घवृत्ताकार के कारण, तो यानी हमारा ये ऑप्शन, ये कथन इनका गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुव की ओर जाने पर डेलाइट में बढ़ोतरी होती है। जी हाँ, डेलाइट में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो सूर्य होता है वो ग्रीष्म ऋतु में उसका आभासी स्थानांतरण जो है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है, तो इस वजह से उधर जो ध्रुवों की ओर होता है, उत्तरी ध्रुव की ओर, उस समय वो जो दिन होते हैं वो 6 महीने और 6 महीने की रात वाला जो ऑप्शन होता है, तो उसमें दिन का टाइम चल रहा होता है, इस वजह से वहाँ पे बढ़ोतरी होती है। तो हमारा बी इज राइट आंसर। चलिए 13 नंबर हो गया अपना। 14 नंबर चलते हैं। उषा काल एवं गोधील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उषा काल और गोधूली। उषा काल एवं गोधूली सूर्य की क्षितिज के नीचे होने की स्थिति में होता है। यह सूर्य के प्रकाश के विसरण और अपवर्तन के कारण होता है। देखते रहिएगा। उषा काल एवं गोधूली की समयावधि ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। पहले तो आप ये समझ लीजिए उषा काल क्या होता है। उषा काल का मतलब होता है जब सूर्य निकलता है और उसके पहले, मतलब रात से थोड़ा उजाला होने से लेकर सूर्य निकलने तक का जो टाइम होता है उसे उषा काल कहते हैं। और जो गोधूली होता है वो सूर्यास्त होने से रात होने तक के बीच में जो उजाले का टाइम होता है उसे गोधूली कहा जाता है। तो ये कह रहे क्षितिज के नीचे होने की स्थिति में होता है, ये तो हमारा सही है। और दूसरा दिया सूर्य के प्रकाश के विसरण और अपवर्तन के कारण होता है, ये भी सही है। और तीसरा दिया उषा काल एवं गोधूली की समयावधि ध्रुवों की तुलना में नहीं, भूमध्य रेखा पे कैसे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा हो नहीं सकती। ये हमारा तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, मतलब हमारा ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से केटाबेटिक पवनों की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? केटाबेटिक पवनों का तात्पर्य है कि जो ये पर्वतीय पवनें होती हैं जो कि पर्वतीय ढलान के सहारे ऊपर चढ़ती हैं। तो इसमें दिया है पहला, पर्वतीय ढलान के पर आसपास के वायु स्तंभ की तुलना में गर्म सतही तापमान के कारण ऊपर की दिशा में गति करने वाली पवनें। दूसरा दिया है एक प्रकार की पवन प्रणाली जिसमें ऋतु के अनुसार विद्यमान दिशा का पूर्ण या लगभग पूर्ण उत्क्रमण होता है। और तीसरा दिया है ऐसी पवनें जिनमें भूमि के ऊपर ठंडी भारी सघन वायु का समुद्र की ओर प्रवाह होता है। और डी दिया है ऐसी पवनें जिसमें उच्च पठारों एवं हिम क्षेत्रों की ठंडी वायु घाटी में अपवाहित होती है। तो इसमें जो है ये उच्च से निम्न की ओर आती है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका जो वो होता है कि ये पर्वतीय ढलान में ऊपर से नीचे की ओर आती है, घाटी क्षेत्रों की ओर आती है। चलिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण यानी ITC-Z निर्मित होने की प्रक्रिया के संबंध में सही है? तो ITC-Z कब निर्मित होता है? जब दो वायु पेटियां एक जगह मिलती हैं और उनमें कुछ अलग मतलब कुछ चीज़ों का मिलन होता है, उसे ITC-Z कहते हैं। जिनका स्वभाव अलग अलग होगा तो वो मिलेंगी वहीं पे, यही होता है इसका मतलब। यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण गतिकीय रूप से उत्पन्न होता है। अच्छा चलिए दूसरा देखते हैं। यह समुद्री प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के अपसरण से उत्पन्न होता है। अच्छा, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे अत्यधिक वर्षा से निर्मित होता है। यह उच्च सूर्य तप के कारण उत्पन्न संवहन से निर्मित होता है। जी हाँ, ये सही है आपका, केवल डी ऑप्शन सही है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 हो या 17 की तरफ चलते हैं। ये देखिए बात कर रहा है किसी मेघ के बारे में। इस प्रकार के मेघ कपास के ढेर के समान प्रतीत होते हैं और सामान्य रूप से 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित होते हैं। वे पैचों के रूप में विद्यमान होते हैं और यहाँ वहाँ छितरे देखे जा सकते हैं। उनका आधार चपटा होता है। आपको पूरी परिभाषा दी हुई, बस इस बादल का नाम बताना है। ये कह रहा है उपयुक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मेघों की व्याख्या की गई है? तो इसको तो आप पढ़ के समझ सकते हैं। ये जो है सीरस मेघ तो है नहीं, ना स्ट्रेटस मेघ है, ना निम्बस है, ये क्यूमुलस मतलब कपासी मेघ है। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। सिनाई प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन से समुद्रों के बीच स्थित है? जो सिनाई प्रायद्वीप है ये अपना कैस्पियन सागर और नहीं, ये अपना कैस्पियन सागर नहीं, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपचारात्मक उपाय मृदा अपरदन को कम करने के लिए अपनाए जाते हैं? देखिए इसमें मिश्रित फसल और फसल चक्रण, स्थानांतरित कृषि, तो ये मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है, तो ये तो होगी नहीं, मतलब हमारा 1 और 2 दोनों कथन सही है। ये दोनों मृदा अपरदन को रोकते हैं, क्योंकि जब आप मिश्रित फसल करेंगे, कई फसल करेंगे या फिर एक फसल चक्रण करेंगे, एक फसल बोएंगे फिर दूसरी बोएंगे, तो जो मिट्टी का कटाव है वो नहीं होगा, तो मृदा अपरदन नहीं होगा, मतलब हमारा ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा महासागरीय धाराओं के बारे में, तो क्या कह रहा है देखते हैं। पहला, उनका प्रवाह केवल सागरीय सतह तक सीमित है। अच्छा, क्या ऐसा है? सागरीय सतह तक ही रहती है महासागरीय धाराएं? नहीं, ये सागर के काफी गहराई तक जाती हैं, तो ये कथन तो गलत है। दूसरा, वे पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करती हैं। हाँ ये सही है, ताप संतुलन को बनाने में ये सहयोग करती हैं, यानी कि हमारा 20 राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको कोई क्लास चाहिए ज्योग्राफी पे तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हम आपको डेली विजन IAS टेस्ट सीरीज़ का 10 क्वेश्चन अपलोड करेंगे और यह टेस्ट सीरीज़ हमारी
लगातार चलेगी। धन्यवाद दोस्तों।